गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आज मर्ज नहीं है, उनको आराम करने दो उनको। सर उनको आराम करने दो, लेकिन हमारी अब एक्स्ट्रा क्लास लगा दो सर। तुम्हारी हाँ। लगेगी संडे को उनके साथ। किस टाइम? सुबह वही 11:25 11:20। सर रहने दो नहीं सर, पॉसिबल नहीं है सर। संडे को नहीं है। क्यों? इस संडे को अगर आप लगा सकते हो शाम को लगा दो सर। सर सुबह को तो नहीं मैं मिल पाऊंगा। नहीं अरे सर, आ जाओ यार, प्लीज आ जाओ। नो सर, संडे को पॉसिबल सही नहीं है, सुबह ही सही है। सुबह एकदम सर फ्रेश संडे रहता है को माइंड। सर होंगे नहीं आप पे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर संडे को तो पॉसिबल ही नहीं है मेरा। क्यों, क्या हो गया ऐसा? सर सर, बहन स्कूल जाना है अपने को। मेरी जो कजिन सिस्टर है उनकी शादी है, मुझे जाना पड़ेगा पूरे दिन के लिए, मेरे बुआ की बेटी की। सर मेरे को स्कूल देखो, जाना है। वहां मंडे से चले स्कूल जाना स्टार्ट है। धनंजय, तुम चले जाना वहां पे 1.5 घंटा बैठ जाना क्लास में, वहीं चले जाना ना, बैठ के देख लेना, फिर कंटिन्यू। सर स्कूल जाना है। हाँ, मैं सर कुछ कोशिश करूंगा, अगर नहीं हो पाया सर आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिएगा, वो भेज देंगे। रिकॉर्डिंग ना अगर मैं करूंगा ना तो पूरे ग्रुप में सबको चली जाती है, वो मेरे पास नहीं आती है। एमएस टीम में ऐसा है, जूम में ऐसा था कि मेरे पास आती थी फिर मैं भेजता था उसको, तो यहाँ ये पंगा हो जाता है। तो सर मुझे फिर कैसे मिलेगी क्लास? तो क्लास आपको कैसे मिलेगी? हाँ, अगर मेरी छूट गई बाई चांस। सैटरडे को कर लो सर शाम को। पर्सनली बताऊंगा। हाँ, सैटरडे को तो सर मैं फ्री हूँ, सैटरडे को देखो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों, मैं सैटरडे क्यों नहीं ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि और जो मर्ज वाला बैच था ना, उनकी सैटरडे को क्लास होती है, उनको मैं करा दूंगा, जितना मैं आज आपको कराऊंगा उतना मैं उनको करा दूंगा सैटरडे, तो वो आपके बराबरी को आ जाएंगे संडे तक, तो मैं मिला सकता हूँ। मिलाऊंगा तो जब ना, जब बराबर आ जाओगे तुम दोनों। इसीलिए कुशाग्र, आप बताओ संडे को क्यों जा रहे हो? क्रिकेट मैच? नहीं नहीं सर, बोर्ड रजिस्ट्रेशन और स्कूल स्टार्ट हो रहा है मेरा। बोर्ड रजिस्ट्रेशन के कब से कब तक, कैसे, कितना टाइम, ज्यादा टाइम लगेगा उसमें क्या? बोर्ड रजिस्ट्रेशन में मेरे को पहले पूरा ऑनलाइन फॉर्म भरवाएंगे वहीं पे, उसके बाद सब कुछ होगा। अरे वो तो सर काफी लंबा प्रोसेस है, मेरे को भी सर पूरा दिन लगा था मैं जब दिल्ली गया था तो ऐसा नहीं होता तुम लोग कंप्यूटर पे अपनी रिकॉर्ड स्क्रीन नहीं कर पाते हो? भाई लैपटॉप पे कुछ, एक स्टूडेंट है ऐसा, ओआर बैच का है, वो मेरे को फोन करके बोला सर मैं ना क्या करता हूँ, मैंने ऐसा कर रखा। वो सर मुझे आती है, वो मैं कर लेता हूँ, तो गेम तो तुम कुशाग्र कर लेना ना, ऐसे चालू करके चले जाना, दे देना किसी को, भाई को, भाई रिकॉर्ड कर लेना ऐसे ऐसे। वो देखता हूँ सर, वो कोशिश कर लेता हूँ। क्योंकि अगर मेरे को मौका बार बार नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं सेम लेवल पे लाता हूँ तभी मर्ज कर पाता हूँ। सर आप वैसे क्लास किस पे लेते हो? मैं आपको एक तरीका बता दूंगा, आप भी रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं किस पे करूंगा? देखो, रिकॉर्ड मैं नहीं करूंगा, आप लोग कर सकते हैं तो कर लो, मैं करूंगा तो फिर मेरे से फिर डिमांड हो जाएगी मांगने की, फिर मैं हमेशा ठीक है कि सर मेरे को दो, सर मेरे को दो, मेरे को दो। आप लोग कर लो तो आपकी मर्जी है भाई, जैसा आपकी सुविधा लगे। ठीक है ना सर, ऐसा भी तो कर सकते हो ना, वेडनेसडे को कर लो ना। देखो, वेडनेसडे एक दिन मिलता है जब हमारी छुट्टी होती है, उसी दिन हम आराम फरमाते हैं, थोड़ा चार्ज हो जाते हैं पूरे हफ्ते भर के लिए, ये दिक्कत है। और सारे काम करते हैं, बैंक के, घर के सामान लाना, ये सब वेडनेसडे करता हूँ मैं, इसीलिए वेडनेसडे नहीं लेता हूँ। संडे है 11:30 बजे, बढ़िया मुहूर्त है, एकदम सही तारीख है, आ जाओ, ठीक है। हाँ, तो 11:20 तक ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लिंक भेजता हूँ तो कभी कभी ज्वाइन हो नहीं पाते हैं, तो हम 11:25 तक शुरू कर देंगे, ठीक है। तो 11 मैं रिमाइंडर डाल दूंगा। चलिए, तो शुरू करी जाए। सर मैं किसी से कह दूंगा, फिर वो रिकॉर्ड करके मुझे भेज देगा। जैसा अगर भी ऐसा आपको लगे करो, कोशिश करो, हो जाता है तो कर लो, मैं तो ये कह रहा हूँ। पर मेरे को जो मौका मिलता है ना, उसको गवाओ मत ऐसे, क्योंकि मेरे मौका बार बार नहीं मिल पाता, बहुत मुश्किल से ढूंढता हूँ मैं किसको मर्ज करूँ, किसके साथ करूँ, किसका सिलेबस कहाँ तक पहुंचा है, किसका नहीं, ठीक है। अगर आपकी अकेले की होती ना क्लास की बात, कि चलो आपकी कभी भी एक्स्ट्रा क्लास ले लो, तो कभी भी ले सकता हूँ मैं पूछ के, चलो शाम को कर ले, दिन को कर ले, पर मर्ज करना होता है तो फायदा रहता है। हाँ, मेहनत बच जाती है मेरी, और फिर मेरे को ज्यादा टाइम मिलता है एक्स्ट्रा क्लास लेने का बाकियों की फिर। ठीक, चलिए। कोई बात नहीं सर, मैं फिर कोशिश करता हूँ, अगर बिल्कुल कोशिश कीजिए, अगर टाइम पे फिर कर लूंगा। अगर कोशिश में भी दिक्कत हो तो फिर मेरे से बात करना, फिर मैं और कुछ ऑल्टरनेटिव सोच सकता हूँ कि शायद दूसरे बैच में कहीं अगर मिल जाए कुछ, तो मैं बता सकता हूँ आपको। ओके सर।
हाँ चलिए तो शुभारंभ करते हैं। तो पिछली क्लास में हम कहाँ थे उसको जरा देख लो, आप लोग खुद ही देख लीजिए। हम यहाँ पर थे पिछली क्लास में, हम ये सब कर चुके थे, ये सब कर चुके थे, है ना। यू नो वेरी वेल ऑल दिस थिंग। स्फेरिकल सरफेस पे हम देख रहे थे म्यू आई बाई वी माइनस म्यू नॉट बाई यू, ऑल दीज क्वेश्चन वी डिड इट। लेंस मेकर्स फॉर्मूला देखा हमने, कैसे जन्म हुआ इस फॉर्मूले का। फिर फाइनली फॉर्मूला आ गया था 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई यू इज इक्वल टू दिस थिंग। इसको कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इसको कहते हैं लेंस फॉर्मूला। ठीक है, साइन डालना होता है रेडियस का, R1 R2 का साइन के साथ पुट करना होता है। एग्जाम्पल भी देखा था किसका क्या साइन होगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, एक सवाल भी सॉल्व किए थे हमने, लेंस रे डायग्राम भी देखा था, और मैंने ये बात भी बताई थी कि अगर कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है तो कब होता है कन्वर्जिंग। हम बोलते हैं ना, जो जनरल भाषा में बात करते हैं, कन्वर्जिंग होता है कॉन्वेक्स। तो ये कब की जाती है बात, ये आम बात कब लागू होती है? जब एक्सटर्नल रेयरर। हाँ, जब एक्सटर्नल रेयरर मीडियम हो। और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होते हैं, ये बात भी कब लागू होती है? जब एक्सटर्नल रेयरर मीडियम हो। अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया तो इनका बर्ताव चेंज हो जाता है। तो मैंने एक बात और लिखी थी लास्ट में, जाते जाते ये बात भी लिखी थी मैंने, कॉन्वेक्स लेंसेज कन्वर्जिंग, ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बात किया था, और फिर मैं इसकी रीजनिंग वगैरह दी थी मैंने। तो मैंने ये बात बताई थी आप लोगों को कि एफ होता है फॉर कन्वर्जिंग केस, एफ होता है पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग केस, और एफ होता है नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग केस। ये बात किसके लिए वैलिड है? ये सिर्फ लेंसेज के लिए वैलिड है। यानी अगर लेंस में अगर एफ पॉजिटिव आ जाता है, कोई भी लेंस हो, अगर एफ पॉजिटिव आ गया, एफ पॉजिटिव मतलब आगे की तरफ फॉर्म हो रही है इमेज, तो उसका मतलब कन्वर्ज ही हुई होगी। अगर एफ नेगेटिव आ जाता है तो उसका मतलब डाइवर्ज हुई होंगी। ठीक है, दिस बिहेवियर डिपेंड्स ऑन मीडियम। ओके फाइन। और फिर ये क्या किया था हमने, हाँ फिर हमने देखा था, उसका प्रूफ देखा था कि कैसे भाई ये तो फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू दिस, ये ज्योमेट्रिकल पैरामीटर होता है तो ये तो पॉजिटिव आता है। तो अगर f पॉजिटिव कब होगा? जब ये चीज पॉजिटिव होगी। तो ये चीज पॉजिटिव कब होगी? जब लेंस का ज्यादा होगा, ये चीज ज्यादा होगी तो f पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर म्यू एल ज्यादा हो जाए तो f पॉजिटिव आता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग बिहेवियर शो करता है। और नेगेटिव कब करता है? जब म्यू एल लेस होता है म्यू एस से। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके। इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस हमने ये फॉर्मूला लगाया दोबारा से। ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर होता है, ये नेगेटिव आता है। जब नेगेटिव आता है तो ये चीज पॉजिटिव जब आएगी तब ये ओवरऑल नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो डाइवर्जिंग होगा। तो ये कब हो सकता है नेगेटिव? जब ये चीज पॉजिटिव आए, ये चीज तो है ही नेगेटिव, तो ये चीज पॉजिटिव कब आएगी? ये ज्यादा होगा तो डाइवर्जिंग बिहेवियर शो हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर दूसरे बैच की एक लड़की ने कहा था कि सर, वो बात मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। उस लड़की ने कहा था, शायद आपने सुना भी हो, कि सर कॉनकेव के लेंस में, उसमें मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर अगर हम ले लेते हैं, कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, तो उसमें जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव आती है और डाइवर्ट और कन्वर्जिंग हो रही होती है। आपने तो यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव बताया, फोकल लेंथ पॉजिटिव बताया फॉर कन्वर्जिंग, पर वहां पे क्या होता है मिरर के केस में? कॉनकेव मिरर लेके देखो, पैरेलल रेज भेजो, कन्वर्ज करेंगी फोकस पे, उसका फोकस क्या आ रहा है? नेगेटिव है, तो वहां पे तो नेगेटिव में कन्वर्जिंग हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। लेंस के लिए एफ पॉजिटिव मतलब कन्वर्जिंग, और मिरर के लिए एफ पॉजिटिव मतलब डाइवर्जिंग। इसको मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ अगले पेज पर। तो यहाँ से हमारी आज की क्लास शुरू होगी। तो ये लीजिए, तो यस तो देखो यहाँ पर ये है हमारे पास मिरर, मिरर है, यहाँ पे रेज आ रही है ऐसे, देखो कन्वर्जिंग हो रहा है, यहाँ पर कन्वर्जिंग हो रहा है। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग के लिए मिरर के केस में क्या कंडीशन है? अगर आपका एफ क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, तो क्या कहेंगे आप? कन्वर्जिंग कहेंगे मिरर के केस में। और अगर एफ पॉजिटिव आ जाए तो क्या कहेंगे? वही हम डाइवर्जिंग कहेंगे। इसका भी एग्जांपल दिखाता हूं मैं। तो देखिए, ऐसा अगर हमारा मिरर होता है जिसमें अंदर की तरफ पुताई कर देते हैं और बाहर रिफ्लेक्टिंग होता है, तो रेज ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं और टकरा करके ऐसे निकल जाती हैं, ऐसे निकल जाती हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एफ क्या आ रहा है? पॉजिटिव है।
तो एफ पॉजिटिव मतलब देखो डाइवर्जिंग रेज है, दीज रेज आर डाइवर्जिंग। तो ये मिरर के केस में ऐसा होता है, लेंस के केस में उल्टा है, मिरर के केस में उल्टा है, रिवर्स ऑफ लेंस वाला केस, जो लेंस वाला केस था ना उसका रिवर्स है ये रिवर्स है। अच्छा, तो यानी जनरल बात करते हैं हम लोग, अब जनरल बात करेंगे, ये बात समझ में आ गई हमको। अब हम डिफाइन करते हैं एक टर्म और, दैट इज कॉल्ड पावर। पावर क्या होता है? पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सो पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट? ये चीज डिस्कस करनी है। इट इज द एबिलिटी to bend ray of light. More bending means more powerful, more power, more power. जितनी ज्यादा बेंडिंग हो पाई उतनी ज्यादा पावर हो जाएगी उसकी। magnitude wise power is 1 upon f, where f is in meter। f को मीटर में डालेंगे तब है ये बात। ये मैग्नीट्यूड वाइज हो गया पावर का फॉर्मूला। ऐसा इसीलिए है 1 अपॉन f क्यों होता है फॉर्मूला? अगर बेंडिंग ज्यादा हो गई तो फोकल लेंथ कम, अगर लाइट जा रही है और ज्यादा एकदम जाती है, बहुत ज्यादा बैंड कर जाती है, तो मतलब क्या है? फोकल लेंथ कम होगी, और फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज्यादा होगी। इसीलिए जब ज्यादा बेंडिंग होती है लेंथ कम होता है, फोकल लेंथ जब कम होता है तो हम कहते हैं बेंडिंग ज्यादा हुई, यानी कि पावर ज्यादा होगी। तो इस तरह से हम रिलेट कर पाते हैं इस चीज को, ठीक है। ओके, तो ये पावर का फॉर्मूला हो गया। तो पावर फॉर लेंस के लिए क्या आएगा? हाँ, एक चीज और बतानी है मेरे को इसमें, ये तो हो गया। पावर इज पॉजिटिव, पावर इज पॉजिटिव फॉर converging system, converging light, and negative for diverging case। पावर हमेशा पॉजिटिव होती है फॉर कन्वर्जिंग। तो पावर का जो फॉर्मूला हो गया, इट इज, लेंस के लिए क्या होगा? लेंस के लिए होता है 1 अपॉन, ये हो गया लेंस के लिए फॉर्मूला। तो पावर का फॉर्मूला निकल के आया, ये डिफाइन हो गया। सर एक मिनट स्क्रॉल अप करना, पावर की थोड़ी सी डिफाइन नहीं दिख रही। तो ये पावर का फॉर्मूला है, लेंस के केस में इट इज 1 अपॉन एफ, इट इज डायरेक्टली 1 अपॉन एफ। ये याद रखना है आपको। और मिरर के केस में क्या रहता है? मिरर के केस में होता है -1 अपॉन एफ। देख लो अब, ऐसा क्यों माइनस क्यों लगाया मैंने? माइनस क्यों लगाया? क्योंकि मिरर के केस में मान लो कॉनकेव लिया हमने, अगर मैं कॉनकेव लूंगा तो फोकल लेंथ क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। फोकल लेंथ नीचे आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव टकराएगा तो पावर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। यानी कन्वर्जिंग के केस में पावर हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो पॉजिटिव बना रहे इसलिए आपने नेगेटिव पहले से लगा दिया। पर फोकल लेंस के केस में ऐसा नहीं होता है। कॉन्वेक्स लेंस में अगर पैरेलल रेज जाती हैं तो वो आगे की तरफ ही मीट करती हैं, विच इज ऑलरेडी पॉजिटिव, और हमारा पावर उसी को पॉजिटिव मानता है, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस इज 1 अपॉन एफ, पावर ऑफ मिरर इज -1 अपॉन एफ। आई होप इट इज क्लियर वेरी वेल कि क्यों मैंने माइनस लगाया यहाँ पर, क्योंकि पावर को मैं पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ कन्वर्जिंग के केस के लिए, और नेगेटिव बनाना चाहता हूँ डाइवर्जिंग के लिए, ठीक है। तो ये पावर का फॉर्मूला हो गया।
अब बात करेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे लेंस लगा रखे हैं, इनको जोड़ा जाएगा। एक साथ जोड़ रहे हैं लगा करके इन्हें। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। ये f1, ये f2, ये f3 और एयर है बाहर, बाहर रखी हुई है एयर। तो इस पूरे सिस्टम का क्या आएगा भाई? f ऑफ सिस्टम, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम। तो हम ऐसा कहेंगे 1/f सिस्टम, 1/f system will be equal to 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3 so on। ये कह सकते हैं with sign, साइन के साथ पुट करना है। तो कॉन्केव लेंस के लिए क्या होगा? कॉन्केव लेंस के लिए f पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? कॉन्केव लेंस के लिए अगर बाहर एयर है तो क्या होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा। इन जनरल केस बाहर एयर ही रहती है, तो कॉन्केव के लिए हम फोकल लेंथ नेगेटिव कहेंगे और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। और हम एक बात और कहते हैं, पावर जो सिस्टम का होता है, पावर जो सिस्टम का होता है, इट इज P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसा लिख देते हैं। सॉरी, ये वेक्टर क्यों लगा रहा हूं मैं? ऐसा हो गया, हो गया। ठीक है, ये होता है पावर का फॉर्मूला। पावर एडिटिव होती है, सिस्टम की पावर निकालनी है तो सबकी पावर जोड़ दो। ठीक है, कॉनकेव के लिए क्या मानते हैं हम? फोकल लेंथ नेगेटिव रहता है। कॉनकेव के लिए एफ इज नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए एफ इज पॉजिटिव। एयर केस में कॉनकेव नेगेटिव रहता है, कॉन्वेक्स पॉजिटिव रहता है। सर इसमें पावर भी हमें साइन नहीं है। बिल्कुल प्रॉपर, हर चीज साइन के साथ रखनी है। एग्जाम्पल कुछ छोटे मोटे, मान लो ये लेंस है मेरे पास और इसको मैंने बीच में से काट दिया। इसकी फोकल लेंथ थी f, इसकी फोकल लेंथ f और ऐसे ब्रेक कर दी। कट कर दिया इसको। लेंथ बतानी है, f/2 ईच। इनकी बतानी है क्या होगी भाई, बीच में से कट कर आ गया। ठीक है, टीचर दोगुना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। इन दोनों की जो फोकल लेंथ होगी वो सेम ही होगी, बिकॉज ये दोनों एक जैसे ही। ऐसा कभी नहीं सोचना कि सर इसका इधर फेस है हो रखा है, इसका इधर मुंह हो रखा है। अगर दिखने में जैसे हैं तो फोकल लेंथ सेम होती है। फेस देख के नहीं डिसाइड करते हैं, कहीं से लाइट भेजो फोकल लेंथ एफ नहीं कर आएगा। हो सकता है कि इस तरह की शेप जो होती हैं, यहाँ से लाइट भेजेंगे तो क्या अलग फोकल लेंथ आएगा? मगर नहीं आएगा, सेम आएगा जो यहाँ से आएगा। इस तरफ से लाइट भेजो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसका दिखने में शेप कैसा है और कहाँ से लाइट भेज रहे हो, फोकल लेंथ f1 सेम रहता है।
ठीक है, तो अब इस केस में मैं कैसे निकालूंगा इस F1 को? तो मैं यूं कहूंगा कि इन दोनों को मिला करके ये बन सकता है, इन दोनों को मिला करके ये बन सकता है। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि 1/F1 प्लस 1/F1 इज इक्वल टू 1/F। यही तो बना, इन दोनों को जोड़ करके ये बन जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2/F1 इज इक्वल टू 1/F। तो F1 क्या आ जाएगा, इट इज ट्वाइस ऑफ F आ गया, यानी दुगना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, फोकल लेंथ डबल हो गई। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब मैंने सोचा कि चलो ऐसा कुछ करते हैं कि यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ और इधर बनाता हूँ उसको फिर, और इस तरह से रख देते हैं कुछ कि ये ऐसे रखा हुआ है, प्लस नीचे वाले हिस्से को भी हम ले आए और ऐसे रख दिया इस तरह से। अब बताइए इनका क्या होगा रिजल्टेंट, ये बताना है आपको कि इन दोनों का रिजल्ट क्या आने वाला है। एफ सिस्टम क्या आएगा यहाँ से, वही होगा, F ही रहेगा। एफ ही रहेगा। इन दोनों को मिला करके जो बनेगा वो क्या आएगा, इन दोनों को मिला करके कह रहा हूं मैं, इसका क्या रहेगा, इसका इसका एफ रहेगा, इसका भी सब एफ ये रहेगा। रहेगा। समझ रहे हैं, इनका तो एफ ही रहेगा क्योंकि उसी में से तोड़ करके लाए हो आप। ये बात समझ रहे हैं कि यहां से अगर मैं ब्रेक करता हूं और इन पीसेस को उठा उठा के ले आता हूं, तो इन पीसेस का फोकल लेंथ वही रहने वाला है, क्योंकि रेडियस तो वही रहेगा ना इस पीस का। अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या कहता है भाई, म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1 ब्रैकेट R1 R2, ये तो सेम ही रहेंगे ना दोनों के, इस मटेरियल के लिए सेम रहने वाले हैं, तो फोकल लेंथ सेम रहेगा। जो यहाँ का R1 R2 था वो भी यहाँ पे R1 R2 है, क्योंकि फोकल लेंथ किस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे और ज्योमेट्री पे। तो ज्योमेट्री में कहाँ चेंज आया, ज्योमेट्री में चेंज ही नहीं आया ना। ज्योमेट्री में चेंज कब आता है, जब अलोंग द लेंथ काटते हैं, जैसे ऊपर वाले लाल लाल केस में जो काटा था मैंने, रेड लाइन में केस में जो काटा था, इससे क्या हुआ था भाई, आपने रेडियस ही चेंज कर दिया, यहाँ का रेडियस कुछ और है, यहाँ का कुछ और है, पर यहाँ पे अलग था, तो इसलिए फोकल लेंथ चेंज हो गया था। यहाँ पे रेडियस सेम है तो फोकल लेंथ में चेंज नहीं आया, दोनों का एफ होगा। अब इन दोनों को मिला करके जो बनेगा वो क्या बनेगा, एफ इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो एफ इक्विवेलेंट क्या होगा ये बताओ, या एफ सिस्टम का क्या होगा इन दोनों सिस्टम का। तो आप कहोगे इन दोनों को मिला करके क्या निकलने वाला है, तो वो ही निकलेगा, एफ सिस्टम इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/F, यही तो करते हैं। तो क्या हो जाएगा 2/F 1/F सिस्टम, तो इट विल बी F सिस्टम इज F/2, F/2 हो गया। देखो यहाँ पे, बोलो बात समझ में आ गई वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और, तो ये केस 1, केस 2, केस 3। केस 3 क्या है, केस 3 ये है कि लेंस तो आपने वही वाले लिए, पर आपने इस बार उल्टा रख दिया, एक को रख दिया उल्टा ऐसे। अब बताओ इस केस में क्या कहोगे, इस केस में क्या आएगा एफ सिस्टम का, इसका तो एफ है, इसका हमको मालूम है, इसका भी एफ है। एफ सिस्टम का क्या रहने वाला है, इसमें भी सेम है। यहाँ पे ना ध्यान देने वाली बात होती है, यहाँ पे अक्सर गलती हो जाती है। अब आप इसको देख के और इसको देख के क्या कहोगे, ऐसा कहोगे, देखिए इसको देख के लग रहा है कि किसका पार्ट है ये इसका पार्ट रहा होगा, तो यहाँ से निकाल लिया इसको। एक सेकंड रुको, ऐसा लग रहा है कि यहाँ का पार्ट है, इसको देख के क्या लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद इसका निकाल लिया हो, इस वाले पार्ट को निकाल लिया हो और यहाँ रख दिया हो, ये वाला पार्ट इसको मैच कर रहा है। थिन लेंस होते हैं इसलिए इतना कर्वेचर नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे नुकीला पार्ट है, नुकीला पार्ट आ जाएगा इस वाले का। तो इट इज लाइक अ कॉनकेव लेंस। तो ठीक कैसा लग रहा है, कॉनकेव है ये, क्योंकि आपने इसको उल्टा कर रखा है। ठीक है, तो ये कॉनकेव बिहेवियर को शो करेगा, यहाँ पर ये कॉन्वेक्स को शो कर रहा है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा एफ सिस्टम, कैसे निकाला जाएगा फिर ये, 1/F सिस्टम विल बी
1/f1 प्लस 1/f2। तो कॉन्वेक्स के केस में क्या रहता है? पॉजिटिव एफ ही रहता है, और इसके केस में क्या रहता है? माइनस एफ रहता है। तो ये हो गया 0। तो 1/f सिस्टम क्या आ गया? 0। एफ सिस्टम क्या आ जाएगा फिर? इन्फिनिटी। एफ सिस्टम इज इन्फिनिटी। ठीक है, ये चीज हो गई। उल्टा करने पे वो कॉनकेव का बिहेवियर शो करता है, वो उल्टा कर देते हैं उसको। तो खुद सोच के देख लो आप। अब आपको मैं खुद दिखाता हूँ। मान लो ऐसा पीस है, इस इन पीस को ना उल्टा करके जरा ऐड करो, उल्टा करके ऐड करो तो ऐसा नहीं हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, उल्टा करो तो। देखो, इनको उल्टा करके देखो, कॉनकेव बना कि नहीं बना? बन गया कॉनकेव। इनकी जो चोंच ऊपर है, इन चोंच को इधर ज्वाइन कर दीजिए, तो क्या बन गया? ये कॉनकेव बन गया। तो वही तो हो रहा है यहाँ पे। क्लियर? तो फोकल लेंथ हो गया इन्फिनिटी, और इन दोनों को ऐड करते हैं ना तो ग्लास बन जाता है, रेक्टेंगल ग्लास। देखो, इनको जोड़ के देखो जरा आप। ऐसा नहीं लग रहा जैसे एक दूसरे की जगह भर रहे हैं लोग? इनको जब पास में लागो तो रेक्टेंगुलर ग्लास बन जाएगा, और ग्लास में जब रे जाती है तो पैरेलल निकल जाती है। फोकल लेंथ कितना होता है ग्लास स्लैब के केस में? इन्फिनिटी ही तो होता है। तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी उसी बात को शो कर रहा है। दूसरा तरीका है समझने का, ठीक है, सेकेंड वे। दूसरा तरीका क्या है इसको समझने का? कि ऐसा समझो कि एक ऐसे लगाया और एक ऐसे लगा रखा था, ऐसे लगा रखा है, तो लाइट रे जाएगी तो ऐसे ही निकल जाएगी। ग्लास स्लैब बन गया एक तरह से ना, ग्लास स्लैब वाला इफेक्ट आ गया। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिखते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। क्रोमैटिक एबरेशन, क्रोमैटिक एबरेशन का मतलब कलर का फैलना। कलर के फैलने को क्रोमैटिक एबरेशन कहते हैं। कलर के फैलने को, तो कलर फैलेगा ही क्यों? क्यों फैलता है कलर? तो देखिए, ये आ रही है व्हाइट लाइट, ये आ रही है व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में 7 कलर, ये जो ग्लास का को रिलेशन से म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या शो करता है? हमको ये बात पहले पता होनी चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, क्या बताता है? ज्यादा, इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू बेंड रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होगा? मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस मोर बेंडिंग, ज्यादा बेंडिंग होगी। ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ज्यादा बेंडिंग। क्लियर है बात तो, है ना? अच्छा जी, म्यू किसका ज्यादा होता है? म्यू रेड का ज्यादा होता है या वॉयलेट का? हम जानते हैं लैम्डा की इनवर्सली रिलेशन है। तो भाई म्यू जो है रेड का कम होता है और वॉयलेट का ज्यादा होगा। ठीक है, अगर वॉयलेट का म्यू ज्यादा है तो इसका मतलब वॉयलेट ज्यादा बेंड करेगा। है कि नहीं? ज्यादा बेंड करेगा, ज्यादा बेंड करेगा इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? कम होगी या ज्यादा? अगर ज्यादा बेंड करेगा तो फोकल लेंथ कम होगी या ज्यादा? कम हो गई। फोकल लेंथ कम होगी कम भाई, ज्यादा होगी।
ज्यादा बेंड करेगा तो फोकल लेंथ पास में आ जाएगी ना, तो यहाँ आ जाएगा ऐसे। तो यानी यहाँ पे कौन सा कलर आके चिपक जाएगा? ये फोकल लेंथ किसकी हो गई? ये हो गई फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट। और लाल वाला कहाँ जाएगा? लाल वाला जाएगा इधर, क्योंकि म्यू रेड का कम है। रेड का कम का मतलब कम बेंडिंग, कम बेंडिंग का मतलब ज्यादा एफ, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ आर, ये एफ ऑफ आर। यहाँ पे वॉलेट आ गया, यहाँ पे रेड आ गया, और बाकी सारे इलाका बन गया है हमारे पास। इसी को कहते हैं क्रोमेटिक एबेरेशन। जो एक जगह बन गई है खाली, जो यहाँ पे चित्र बन गए ना कलरफुल, जो यहाँ पे रंग बिखर गए हैं कलरफुल, ये जो कलर बिखर जाते हैं, इसी को कहते हैं क्रोमेटिक। क्रोमेटिक का मतलब कलर, एबेरेशन का मतलब, एबरेशन का मतलब क्या होता है? धुंधला गई चीजें। तो धुंधला क्यों गई? क्योंकि स्पॉट नहीं बनना ना, एक बिखर गया पूरा, फैला दिया हो जैसे कलर। एबरेशन को यही कहते हैं, कोई चीज फैल गई है तो कलर फैल गया है इस पे, क्रोमेटिक एबरेशन हो गया। यही है क्रोमेटिक एबरेशन। तो ये तो कॉन्वेक्स लेंस था हमारा। पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के केस में। अब बात करते हैं कॉनकेव के लिए। कॉनकेव के लिए क्या, देखो यहाँ पे वही सब बातें लागू होती हैं, वही सब बातें यहाँ पे भी वैलिड हैं कि अगर कोई पैरेलल रेज आ रही हैं, अगर कोई पैरेलल रेज आ रही हैं तो वो कैसे जाएंगी? ज्यादा बेंडिंग किसकी होगी? ज्यादा बेंडिंग वॉलेट की होगी, तो वॉलेट ऊपर निकल जाएगा ऐसे। वॉलेट निकल गया ऊपर, ज्यादा बेंड हो गया ना ये। अब इसको बैक ट्रेस कर दो, यहाँ मिल गया। इसको बैक ट्रेस कर दो, ये यहाँ मिल गया। तो ये जो लेंथ आ गई, ये हो गई एफ ऑफ वी। अब जो रेड वाला है वो कम बेंड करता है, तो ऐसे चला जाता है, ये ऐसे चला गया। इसको बैक ट्रेस करो, ये मिल जाएगा यहाँ पे, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक एफ ऑफ वी। इसी को क्या कहेंगे हम लोग? क्रोमेटिक एबरेशन कह सकते हैं। ये क्रोमेटिक एबरेशन हो गया। तो यहाँ पे क्रोमेटिक एबरेशन जो आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, फोकल लेंथ जो आ रही है नेगेटिव में आ रही है। तो क्रोमेटिक एबरेशन को अगर दूर करना है तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? जैसे कॉन्वेक्स को और कॉनकेव को एक साथ मिला दो। कॉनकेव और कॉन्वेक्स को एक साथ मिला दीजिए, तो खत्म हो जाएगी चीज। मतलब कुछ हिस्सा इसका डाल दो। तो यानी हम जो जो भी लोग चश्मा पहनते हैं उनको चीजें कलरफुल नहीं दिखती, उनको तो वैसी ही दिखती हैं जैसा वो है। रेनबो थोड़ा ना दिखता है हर चीज का। तो आप जो चश्मा पहनते हैं, जो मैं पहनता हूँ, उन सभी चश्मों में ये क्वालिटी है कि आगे वाला पार्ट कॉन्वेक्स होता है और अंदर वाला पार्ट कॉनकेव होता है। कभी भी कोई चश्मा सीधा खड़ा नहीं मिलेगा आपको, हमेशा बेंड मिलेगा। कोई भी देख लेना आप, कितना भी डिजाइन कर लें कोई, आपको चश्मा हमेशा कर्व मिलेगा। देख लो, कितनी भी डिजाइन देख लेना आप, फ्रेम कैसा भी ले लेना, जो उसके अंदर जो शीशा लगेगा, जो कांच लगेगा उसमें, या जो फाइबर के ग्लास आते हैं, वो सारे के सारे कर्व होते हैं। कर्व होना मजबूरी है, कर्व रखना ही पड़ता है। अंदर वाला हिस्सा कॉनकेव होता है, बाहर वाला कॉन्वेक्स होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कलर को भी तो हटाना है, कि वरना आपको हमेशा सतरंगी चीजें दिखेंगी, सात रंग वाली। तो इन दोनों फैक्टर को लगाना पड़ता है साथ में, जिससे कलर ना दिखे, हर चीज का फैल ना जाए कलर। रेटिना पे हमेशा आपको फिर रेनबो ही दिखेगा। इन दोनों चीजों को मिक्स करने से क्या होता है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो कैंसल आउट हो जाता है और नेट खत्म हो जाती है वो चीज। ठीक है, तो ऐसा इसीलिए करते हैं। तो ये था क्रोमेटिक एबरेशन के बारे में, अलग अलग फोकल लेंथ होना। चलिए आगे बढ़ते हैं और जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक इज सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग कर दी जाए लेंस की तो क्या होगा? सर आज आप काफी तेज पढ़ा रहे हो। क्या कह रहे हो? आज आप काफी तेज में पढ़ा रहे हो। आज मैं काफी अच्छे से खाना खा के आया हूँ और काफी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। सुबह से कोई क्लास नहीं थी, आज थका हुआ नहीं हूं मैं, तो क्या बताओ, थक जाऊं? यस। सर तो वो दूर के लिए होता है ना, ये पावर जैसे लेते हैं -1 -2 ऐसा करके, तो हाँ जी। तो वो कनकेव लेंस होगा ना, अगर माइनस में अगर कोई पावर है, हाँ, आपके पास पावर किसकी है? माइनस की है तो माइनस की है तो सर वो कनकेव कनकेव। लेंस होगा। हाँ, तो सर ओवरऑल उसका आप हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल वो कॉनकेव ही होगा। ओवरऑल जो असर आएगा वो कॉनकेव होगा, ठीक है? तो ओवरऑल सर कॉनकेव ही दोनों रहने वाला है। हाँ जी। सर दोनों कैसे लगेगा मतलब? दोनों लगाया जाता है। अब इस तरह से रहता है, कुछ ऊपर थिकनेस ज्यादा रहती है या कुछ पतली रहती है, इस हिसाब से लगाया जाता है। जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हो, बराबर नहीं लगाते हैं, कुछ इस तरह से रखते हैं ऐसा। कुछ थिकनेस भी या फर्क होती है, यहाँ की थिकनेस थोड़ी ज्यादा होती है, यहाँ की थिकनेस कम होती है। ऐसा नहीं है कि हमारी इस पढ़ाई से हम उस चीज को समझ लेंगे डायरेक्टली, पूरा तो नहीं समझ सकते, कुछ हद तक समझ सकते हैं कि कर्वेचर होना चाहिए, ये बात तो समझ में आ रही है। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको पढ़ के एकदम डॉक्टर बन गए आंखों के, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा। करीब करीब बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है, क्या क्या 100% ये तो होता ही है कि कर्वेचर तो होगा ही होगा। और यहाँ का, ठीक है, यहाँ का कॉन्वेक्स है, यहाँ का कॉन्केव। ऐसा क्यों किया गया है? हमेशा सारे लेंस ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि इन चीजों को रिमूव करना चाहते हैं वो, इन चीजों को रिमूव करना चाहते हैं। तो यहाँ का, ठीक है, आपकी आंखें जो देख रही है वो यहाँ से देख रही हैं, इस वाले हिस्से से देख रही हैं, इस वाले हिस्से से थोड़ा देख रही हैं। तो वो ये पूरा जुगाड़ करते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली exactly। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, इतना आसान भी नहीं है कि आप ऑप्टोमोलॉजिस्ट बन जाए पूरा, ठीक है। पर हाँ, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि लगभग कुछ इसमें कंपोनेंट आना चाहिए, कुछ हिस्सा ऐसा आना चाहिए जिससे कि क्रोमेटिक एब्रेशन को खत्म किया जा सके। क्या वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्ट लगाओ ऐसा, इसी पावर का इसी फोकल लेंथ का लगा दो आप, ऐसा नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। पर वहां वो कुछ ना कुछ करते हैं इस चीज को लेकर के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। आराम से पढ़ाता हूँ, अपनी एनर्जी को लेवल को डाउन करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। चलिए, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस का क्या मतलब हुआ कि लेंस को आप सिल्वर कर रहे हो। सिल्वर करने का मतलब, जब भी किसी लेंस को सिल्वर किया जाता है, जब भी किसी लेंस को सिल्वर किया जाता है, ये तो लेंस हो गया। सिल्वर करने का मतलब एक तरफ पुताई कर दो, एक तरफ पुताई कर दीजिए। तो यानी कैसे कर दें? ऐसे कर दी, ऐसे कर दी मैंने यहाँ पे, इस पे पेंटिंग, ठीक है। तो यह वाला आपने पेंट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, क्या होने वाला लाइट के साथ? क्या लगता है आपको क्या होगा? लाइट जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर क्या होगा? वापस टकराएगी, आ जाएगा। लाइट टकराएगी यहाँ से, मिरर की तरह करेगा सर। ऐसे आ जाएगी। तो ओवरऑल इफेक्ट कैसा रहता है? ओवरऑल कैसा बिहेव करता है जब भी कोई चीज सिल्वर कर दी जाती है? तो सिस्टम कैसा बिहेव करता है ओवरऑल? whenever whenever lens is silvered, whenever lens
या कोई भी स्फेरिकल सरफेस हो, whenever lens or any spherical surface is silvered, overall it behaves as mirror only. जो ओवरऑल असर होता है उसका मिरर का ही होता है. क्यों? क्योंकि रे उस तरफ तो जा ही नहीं पा रही, रे टकरा करके वापस उसी तरफ आ रही है जहां ऑब्जेक्ट है. तो यानी कहीं ना कहीं ये मिरर जैसा ही है. ठीक है, तो ओवरऑल मिरर के जैसा ही बिहेव करता है. तो इस केस में हम क्या करें, कैसे करें इस सवाल को सॉल्व? अगर हम इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो हम अपना समय बर्बाद कर लेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है ये. तो ऐसे केसेस के लिए हमेशा आप क्या निकालो, पी सिस्टम निकालिए. पी सिस्टम. तो पी सिस्टम कैसे निकालेंगे? अब ऐसा समझो, इसको ऐसा समझिए, ये एक लेंस है प्लस ये लेंस और हो गया, और ये हो गया हमारे पास मिरर. इसको ऐसा बना सकता हूं ना मैं, ऊपर वाली चीज को यहां ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहां रखा है ऑब्जेक्ट, जैसे यहां रखा हुआ था, यहां से गई रेज, ऐसे गई, ऐसे गई, देखते जाओ. ठीक है, अच्छा, फिर रे इधर आई, मान लो इधर चली गई, ऐसे गई और ऐसे आ गई. तो रे ने लेंस को कितनी बार क्रॉस किया? रे ने लेंस को कितनी बार क्रॉस किया? 2 बार क्रॉस किया. 2 बार. लाइट रे को क्या लगता है कि उसके रास्ते में कितने लेंस पड़े हुए हैं? लाइट को तो ये लग रहा है कि उसके रास्ते में 2 लेंस पड़े हुए हैं. उसने 2 लेंस से मुकाबला किया. अच्छा, कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ? रिफ्लेक्शन तो एक ही बार हुआ. यानी रे के रास्ते में मिरर कितनी बार आया? एक ही बार आया. तो यहां पे हम क्या लिखेंगे पावर में? तो रे को क्या लगा, रे को कितने लेंस दिखे? 2 लिखे. तो पावर क्या होती है सिस्टम की? ऐड हो जाती है. पावर ऐड हो जाती है सिस्टम की, P1 प्लस P2 ऐसा लिखते हैं, सो ऑन. तो यहाँ पे क्या कहोगे आप, कितनी बार लिखा जाएगा पावर लेंस का? 2 बार लिखा जाएगा. तो पावर ऑफ लेंस ट्वाइस, बिकॉज पावर हमेशा एडिटिव होती है. ये हो गया. प्लस फिर क्या लिखूंगा मैं? ये पावर ऑफ मिरर लिखा जाएगा. ये हो गया. पावर सिस्टम का निकल जाएगा यहां से, बिल्कुल निकल जाएगा. ठीक है, और फाइनली एफ सिस्टम क्या लिखूंगा मैं? एफ ऑफ सिस्टम विल बी व्हाट? पावर सिस्टम. ये होता है. तो एफ सिस्टम निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि अगर मैंने एफ ऑफ सिस्टम निकाल लिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा? फिर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा. इसके बाद ये वाला, ये काम करेंगे. इसके बाद क्या करेंगे? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f सिस्टम. यही तो करेंगे. तो ये ओवरऑल मिरर का बिहेव करेगा. पता चल जाएगा आपको कौन सा मिरर बिहेव कर रहा है. मान लीजिए एफ सिस्टम अगर आता है, एफ सिस्टम अगर आया पॉजिटिव, तो कैसा मिरर बिहेव कर रहा है बताइए? एफ सिस्टम आया अगर पॉजिटिव, नेगेटिव, तो कैसा मिरर की तरह बिहेव कर रहा है? हमने कहा ना कि ओवरऑल सिस्टम मिरर की तरह बिहेव करेगा. अगर एफ पॉजिटिव आ रहा है तो कौन सा मिरर हुआ ये? कन्वेक्स. ये हो गया कन्वर्ज. लेंस नहीं, मिरर की बात कर रहे हैं. तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस. सॉरी यार, लेंस नहीं, मिरर. कॉन्वेक्स मिरर हुआ ना, ऐसे वाले तो होता है, इसी में तो पॉजिटिव आता है फोकल लेंथ. ठीक है, और एफ सिस्टम अगर नेगेटिव हुआ तो कैसा बिहेव कर रहा है ये? कॉनकेव की तरह कर रहा है, क्योंकि इसी में नेगेटिव होता है एफ. तो 2 ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पर. मान लो एफ 0 आ गया तो क्या कहोगे? एफ इन्फिनिटी आ गया तो क्या कहोगे? एफ सिस्टम इन्फिनिटी आ गया तो क्या कहेंगे? तो कैसा बिहेव कर रहा है? प्लेन मिरर हो जाएगा. फिर ये भाई मैंने कहा ना मिरर की तरह बिहेव करेगा मिरर की तरह ही बिहेव, क्योंकि टक्कर खा के रेत वापस तो उसी तरफ आ रही है ना. तो मिरर इफेक्ट ही तो है ये.
ठीक है, और हम एक चीज और जानते हैं कि पावर तो सिस्टम की ऐड होती है हमेशा, ठीक है, पावर ऐड कर ली। और एफ ऑफ सिस्टम कैसे निकालते हैं भाई, 1/f बराबर पावर सिस्टम, तो एफ निकल जाएगा। अब आप एफ को आप देख लो, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, इन्फिनिटी आया, उस हिसाब से आप मिरर बना सकते हैं, इक्विवेलेंट मिरर बना सकते हैं। यानी इन इन सबको हटाओ, लेंस और सिल्वरिंग को हटाओ, और सीधा ये एक मिरर लगा दो, और ऑब्जेक्ट देखो कितना दूर रखा हुआ है, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो यह था सिल्वरिंग ऑफ लेंस और उस पे बेस्ड ये सवाल। तो मैं क्वेश्चन पेस्ट करता हूं यहाँ पे, मेरे पास अगर मौजूद होता है तो। थोड़ा सा समय दीजिए। मिल गया। देखो ये रहा सवाल, इसको देख लेते हैं एक बार, हम लोग सॉल्व एग्जांपल ही देख लेते हैं। मिरर लगा रखा है इसने, प्लेन मिरर लगा रखा है, ये तो हमको ओवरऑल भी मिरर ही होगा, पर कैसा होगा ये देखना है हमको। तो क्या करेंगे, तो पहला सवाल है इसका, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम एज शोन इन द फिगर। फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम, तो फोकल लेंथ सिस्टम का कैसे निकालेंगे भाई, पावर सिस्टम का ऐड कर लो, है ना, पावर सिस्टम का ऐड कर लीजिए, तो क्या आएगा, पावर सिस्टम लिख लेते हैं, तो P1 प्लस P2 ये करोगे पावर सिस्टम का। तो पावर प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, तो पावर कितना होता है, 0। 0 हो जाएगा, यानी ये चीज तो हो गई 0। और लेंस दो बार टकराएगा, लाइट जब जाएगी तो दो बार जाएगा, तो इसलिए मैंने ट्वाइस लिख लिया यहाँ पे, और इसका तो मैंने 0 डाल दिया। अब रही बात इसकी, इस PL की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंस के केस में क्या लिखते हैं हम लोग, 1/f लिखते हैं ना फॉर्मूला भाई, लेंस के केस में जो फॉर्मूला होता है 1/f होता है, और f शुड बी इन मीटर, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर, यानी कि ये और ये हो जाएगा फिर 1/f सिस्टम। ये सिंपल सी बात अगर मैं देखूं तो f सिस्टम क्या आ गया यहाँ पे, f सिस्टम इज f ऑफ लेंस डिवाइड बाई 2 होने वाला है। तो f ऑफ लेंस निकालना है मतलब हमको, तो f ऑफ लेंस कैसे निकालेंगे, इसका तरीका देख लो कैसे निकालते हैं हम लोग f सिस्टम f ऑफ लेंस। हमारा f ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 ये होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर, तो इट इज म्यू एल इट इज 1.5, सराउंडिंग इज व्हाट 1, तो ये हो जाएगा 1/r1। कैसा होगा r1, कुछ दे रखा है r के बारे में, कुछ तो दिया ही होगा, हाँ रेडियस इज 40 दिया है, तो क्या हो जाएगा ये +40 माइनस दूसरा वाला हिस्सा कैसा है, उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस इनफाइनाइट है, ये हो जाएगा 1/2, कितना आ गया 1/40,
कितना हो जाएगा? ये हो गया 1/40। ठीक है, तो f कितना आ जाएगा यहाँ से फिर? f ऑफ लेंस 80 आ गया। और कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, सही है। यहाँ डाल दो। f सिस्टम का क्या हो जाएगा? f सिस्टम विल बी 80 डिवाइड बाई 2। तो आ गया जी हमारे पास ये क्या आएगा? यहाँ से सॉल्व करो जरा, देखो इसको। 1/40 लिखा है माइनस 1/∞। ठीक है, f of system is तो फॉर्मूला सही डल रहा है कि नहीं डल रहा है? एक बार चेक कर लीजिए इसको। मिरर के लिए 0 हो गया। फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम इज 40 तो आ गया ये। म्यू 1/40 एफ लेंस पॉजिटिव है। है तो सब ठीक है। अपने जो mismatch- एफ सिस्टम निकाला है ना, एफ सिस्टम जो निकाला है ना, हाँ जी, वो गड़बड़ है। वो कैसे है गड़बड़? 1/f है -2/fl होता है। नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। म्यू 1.5 है, सब तो सही है। गड़बड़ तो कुछ भी नहीं था, ये गड़बड़ क्यों हो रहा है फिर? अरे रुको रुको, हाँ समझ में आ गई बात, समझ में आ गया बात। तो गड़बड़ कहीं नहीं है, इसको लिखना है हमें पी सिस्टम। भाई पी सिस्टम यही था, ठीक है। और ये हो गया यहाँ पर, हाँ ये पी सिस्टम ही चला आ रहा है हमारा, पी सिस्टम। ओके, मैंने क्या कहा आपको? पी सिस्टम, ये पी सिस्टम लिखा है। लेंस के लिए क्या करते हैं हम? वो मिरर के लिए क्या लिखते हैं? पावर क्या होता है मिरर के लिए? मिरर के लिए पावर क्या होती है? -1/f। हाँ, तो अगर अब मैं पावर ऑफ मिरर जो मैं लिखूंगा सिस्टम का, और मुझे मालूम है ये मिरर ही है, तो मैं क्या लगाऊंगा फिर? -1/f सिस्टम लगाऊंगा कि नहीं? क्योंकि मुझे मालूम है ना मिरर है, ये तो मैं कह ही रहा हूं। यानी जो आप ये पावर लिख रहे हो मिरर की तो लिख रहे हो, ओवरऑल मिरर, ये ओवरऑल मिरर की ही पावर लिख रहे हो आप। तो क्या आ जाएगा लास्ट में? जब मिरर ही है तो फिर लास्ट में इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हो आप, -1/f सिस्टम, और कोई तरीका नहीं है। जब आप उसको मान ही रहे हो मिरर, तो माइनस ये लगाइए, फॉर्मूले के हिसाब से चले तो यही कहेंगे ना, ठीक है। तो अब ये हो जाना चाहिए, रुको यहाँ पे सब सही कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? फॉर्मूला में गड़बड़ तो नहीं है? ये हो गया 1/, हाँ ये यहीं पे लिख दो, तो यहीं पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा -1/f सिस्टम, ये लिख दिया।
तो माइनस ऑफ एफ सिस्टम ये हो गया, तो माइनस ऑफ एफ सिस्टम ये हो गया, तो एफ सिस्टम क्या आ गया, -40 आ गया। ठीक है, समझ में आ गई सबको कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं? या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर आपको ऐसा रिप्लेस नहीं करना है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, सिंपल सी बात है कि ओवरऑल मिरर ही बनने वाला है, ये मिरर का ही पावर है, तो इसको ऐसा रिप्लेस कर देते हैं। एफ सिस्टम क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब एफ सिस्टम नेगेटिव आने का क्या मतलब हुआ, कौन सा लेंस हो गया, कौन सा मिरर हो गया, ये कॉनकेव हो गया। बस लगा दो, कॉनकेव पता चल गया ना अब आपको, जब कॉनकेव पता चली गया तो फिर तो लगा दीजिए इस तरह से, इस तरह से कर दो, सिंपल। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है ना, ये है 20, और फोकल लेंथ कितनी है इसकी भाई 40, ये हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, अब लगाना है फॉर्मूला ये वाला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v लिखो माइनस u कितना है, -20 है, इज इक्वल्स टू f कितना है, साइन के साथ डालेंगे तो -40 डालोगे, तो v कितना आ जाएगा सॉल्व कर कर आके, है ना, ये +40 आएगा, +40 कैलकुलेशन हो रखी है तो दिख गया मुझे। बोलो समझ में आ गया एक बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? यानी मैं ऊपर क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ओवर हियर आई विल राइट माइनस, ये माइनस लगाऊंगा फॉर्मूले में, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये चीज लगाऊंगा। समझ में आ गई बात, -1/f सिस्टम, ये लगाना मेरा मैंडेटरी है, क्योंकि ये सिस्टम ओवरऑल मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो सिस्टम मिरर का ही पावर है ये। जब फोकल लेंथ में आपको इसको लिखोगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है सर। हाँ जी सर आपने लेंथ फॉर्मूला लगा दिया, मिरर फॉर्मूला आएगा ना वहाँ पे, तो 1/b वाला। अच्छा सही कह रहे हैं आप, 1/, ये हो गया, ठीक है, ये चीज हो गई, मिरर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे, 1/v + 1/u बराबर 1/f। दोबारा समझाना है या समझ में आ गया है, बताइए। सर फर्स्ट पार्ट को एक बार दोबारा बता दीजिए। मिरर की ही तरह एक्ट होगा। क्या चीज, क्या कह रहे हो, फिर से कहो धनंजय। मैं कह रहा हूँ सर कोई भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर ले, जैसे कॉनकेव कुछ भी कर लो, लेंस कुछ भी कर लो भाई, मिरर अगर लगा तो टक्कर खा के लास्ट में तो वापस आएगी कि नहीं आएगी रे, हाँ बस होगा ना तो मिरर ही है। अच्छा कुछ भी कर लो, सिल्वरिंग हो गई तो मिरर हो गया, अब कौन सा है ये पता करना है। ठीक है सर। तो यानी क्या करेंगे, पावर जोड़ेंगे, जब पावर सिस्टम को लिखोगे तो -1/f सिस्टम लिखना, क्योंकि जब आप पता है आपको मिरर है तो वो तो भाई पावर को जब f सिस्टम लिखोगे तो मिरर मान के तो लिखोगे, तो माइनस हाँ। लगा दीजिएगा 1/f सिस्टम ऑफ मिरर, ठीक इससे है, काम और शॉर्ट हो जाएगा। और शॉर्ट हो गया, मतलब हमको जब पता ही है जब भाई मिरर ही है तो मिरर के लिए तो पावर का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, -1/f लगाते हैं, तो आपको f सिस्टम मिल जाएगा एग्जैक्टली। जैसे आपको f सिस्टम मिला माइनस, तो आप समझ जाएंगे ना कि माइनस का मतलब क्या हुआ, मिरर के केस में माइनस आ रहा है, तो कॉनकेव मिरर तो हुआ, कॉनकेव हुआ, फट से पकड़ लेंगे बात, हम ये बना देंगे डायग्राम और शुरू कर देंगे, खत्म, ये करना है, ठीक है। ओके सर। और सर इन्होंने ये सॉल्यूशन में एक लाइन लिख रखी है, दस द गिवन सिस्टम, मतलब और के ऑप्शन में, जैसे जो इन्होंने पूरा सॉल्व करा है इसके और के ऑप्शन में रखा है, द गिवन सिस्टम बिहेव्स लाइक अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। हाँ जी बिल्कुल, तो फोकल लेंथ हमने यहाँ से निकाल ली क्योंकि हमें आर दे रखी है लेंस की। यार इन्होंने ना अधूरा ही काम कर रहा है बहुत, अब इसको छोड़ो, मैं यहाँ पे नहीं देखने को बोल रहा हूँ, यहाँ मत देखो ना आप, ठीक इसको है मत करो, क्यों उसको, मैं तो सवाल लाना चाह रहा था, मुझे लगा शायद इसने भी मेरी तरह किया होगा पर इसने अलग ही तरह से कर दिया है। मतलब सर इन्होंने नीचे लिखा ना, तो मुझे लगा ये और कोई शॉर्टकट होगा। कुछ कोई शॉर्टकट नहीं है, जो आपके पास आ रहा है फर्स्ट हैंड आ रहा है, ये मतलब मस्त वाला आ रहा है और कुछ नहीं है। मैं सारे शॉर्टकट मुझे पता है इनका एक लॉन्ग मेथड भी है इनका, वो भी किताबों में दे रखा होता है, उससे ही बच जाओ, ठीक है। यही तरीका है इसका सबसे बेहतरीन। बोर्ड्स में भी सर एप्लीकेबल होगा?
बोर्ड्स में एप्लीकेबल शायद बोर्ड में आएगी नहीं, आएगा ही नहीं पहली बात तो ये सवाल, अगर आ जाए तो यही तरीके से करना। ठीक है सर। हाँ ठीक है, तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, कोई डाउट उसमें नहीं रहना चाहिए। सिल्वरिंग ऑफ लेंस कुछ भी सिल्वर कर दो आप, आइडिया लग जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिल्वरिंग हो गई, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ भाई प्रिज्म पे आता हूँ मैं, ठीक है ना। अब मेरे पास जो बचा है वो प्रिज्म बचा है, प्रिज्म करते हैं। पुस्तक खोल के देख लो, कुछ छूट तो नहीं रहा है इसमें टॉपिक हमारा। फटाफट से देख लेते हैं, कभी कभार छूट जाता है। तो लेंस हो गया, ये हो गया, सिल्वर भी हो गया, सारा कुछ देख लिया है। तो आप लोग एक्सरसाइज करेंगे 85 पे, सारा करेंगे 85 पे जो एक्सरसाइज है, उससे पहले जो सवाल है वो भी सारे करेंगे। तो आपके पास बहुत सारा काम मिल गया है। चलो मैं आपको एक नेमिंग के बारे में सिखाता हूँ, छोटी सी चीज है, छोटी सी हेडिंग है, मुझे याद आ गया देख करके। नेमिंग ऑफ लेंस, नेमिंग ऑफ लेंस। अच्छा, जैसे विच इज धनंजय महेश्वरी नाम है ना आपका पूरा? सर हाँ, तो देखो मैं नया नाम लिखता हूँ यहाँ पे, धनंजय महेश्वरी। विच इज मोर इम्पोर्टेंट नेम, महेश्वरी या धनंजय? ये धनंजय आप ही बताइए, आपको क्या लगता है आपके नाम विच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू? मतलब कोई कुछ कहे आपके सरनेम को, या आपको किस क्या चीज बुरी लगी आपको? मुझको कहेगा तो बुरी लगेगी। नहीं, किस नाम पे ज्यादा बुरी लगी? सर धनंजय नाम से। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, महेश्वरी पे ज्यादा बुरी लगेगी। सर वो तो कहाँ, सर ऐसे तो बहुत सारी महेश्वरी हैं। आप समझ नहीं रहे, समझे नहीं। जो सरनेम होता है ना, वो हाँ। आपके मतलब पूर्वजों से आता है, फैमिली बैकग्राउंड से आता है, ठीक है। अब मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता उस चीज पे, मैं समझा तो मैं सकता हूँ लेकिन समझाना चाहता नहीं उस तरह से मैं। सर समझ मुझे तो आप कुछ 2 मिनट नहीं में पता ये सब, चल मुझे तो सिखाया गया है नहीं ज्यादा। नहीं पेरेंट्स सिखाएगा। तो सर पढ़ने के लिए ही बस कराया, आज तक ये सब तो चीजें पता भी नहीं है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आपको। ये जो सरनेम होता है, इट कम्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स साइड, ठीक है ना। ये होता है हमारा ये वाला, तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट होती है ना, ये पीछे रहती है हमेशा। कुछ लोग जानते होंगे शायद इस चीज को भाई, जो फादर का नाम होता है वो अटैच रखते हैं कहीं ना कहीं। तो जो मैं मेरे हिसाब से समझ लीजिए आप, मैं कहना चाह रहा हूँ, मोर इम्पोर्टेंस है इसकी, मोर इम्पोर्टेंस। दिस इज योर नेम, दिस कम्स फ्रॉम योर फैमिली। मतलब कहाँ से आए हैं, दादा परदादा सारे, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। महेश्वरी फैमिली से हैं, महेश्वरी फैमिली से हैं, समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, तो दिस ये तो हमेशा चलता रहेगा, ये कभी नहीं बिगड़े, कभी नहीं, मतलब चेंज आएगा। आगे आगे जनरेशन आएगी तब भी महेश्वरी रहेगा। ये चीज चेंज हो सकती है पर ये चीज कभी चेंज नहीं होगी। ओके आपके भाई के पीछे भी ये नाम लगेगा, तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट ना। हाँ। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, दिस लेस इम्पोर्टेंट। ये चीज हो गई। मैं बताना चाह रहा हूँ इन दोनों में क्या इंपॉर्टेंस है। तो यानी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कहाँ रहती हैं? पीछे रहती हैं, पीछे रहती हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेंस में आप देखो, बेंडिंग ज्यादा कहाँ होगी? मैं बताता हूँ। मोर कर्वेचर, अगर कर्वेचर ज्यादा होगा, मोर कर्वेचर का मतलब रेडियस कम होना, लेस रेडियस। कर्वेचर अगर ज्यादा है तो रेडियस कैसा होगा? लेस होगा। कोई चीज ज्यादा मुड़ रही है, कोई चीज ज्यादा मुड़ रही है तो उसका रेडियस छोटे तो होगा। ये बात समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो आप? कर्वेचर ज्यादा होना, एकदम से कर्व हो जाए कोई चीज, तो उसका रेडियस कम होगा कि नहीं होगा? हाँ,
तो मोर कर्वेचर मीन्स लेस रेडियस, मतलब मोर बेंडिंग, मोर बेंडिंग। बेंडिंग क्या होगी? ज्यादा होगी, मोर बेंडिंग ऑफ लाइट। हम इस चीज को टर्न से भी तो रिलेट कर सकते हैं, जो यू टर्न्स वगैरह होते हैं जो रोड पर। हाँ यू टर्न, वही कह रहा हूँ मैं, यू टर्न्स। ज्यादा कर्वेचर होता है ना, ज्यादा टर्न होता है, शार्प कर्व होता है, तो रेडियस कम ही तो होता है उनका। हाँ, जिनका रेडियस कम होता है वो लाइट को ज्यादा मोड़ देते हैं, लाइट पे ज्यादा असर रहता है उनको मोड़ने का, लाइट को ज्यादा मोड़ देते हैं वो, ठीक है। मोर बेंडिंग ऑफ लाइट होती है उनमें, ज्यादा बेंडिंग आती है उनमें। ये फॉर्मूले से देखा जा सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, फॉर्मूले से देखा जा सकता है, ठीक है। ज्यादा बेंड करते हैं, जो लाइट को ज्यादा बेंड करता है, जो सरफेस, उसका नाम पीछे आएगा। अब देखो यहाँ पे मैं एक आपको चीज बताऊं, तो देखिए यहाँ पे मान बताइएगा क्या क्या नाम होना चाहिए इसका। तो यहाँ पे कौन ज्यादा बेंड करेगा, फर्स्ट सरफेस या सेकंड सरफेस? सेकंड वाला। सेकंड वाला ज्यादा बेंड करेगा, यानी कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ? ये इंपॉर्टेंट हुआ, ये लेस इंपॉर्टेंट हुआ, देयरफॉर मोर इंपॉर्टेंट, therefore less radius curvature is more important। भाई ज्यादा मोड़ेगा, लाइट को जो ज्यादा असर डालेगा वही तो इंपॉर्टेंट हुआ। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लाइट के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में। जो लाइट को ज्यादा मोड़ेगा, जो लाइट को ज्यादा मोड़ेगा उसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं कि लाइट पे कितना असर डाला इसने, ठीक है। therefore less radius curvature is more important and comes backward, therefore its name comes backward, यूं कह लो comes later, बाद में आता है, ठीक है। less important, ये है more important, so less important will come first, so you will say plano। और ये कैसा है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है? कॉन्वेक्स है ना सरफेस देखने में, तो प्लेनो कॉन्वेक्स कहेंगे। नाम इसका क्या हो गया, प्लेनो हो गया। कॉन्वेक्स देखो बाद में आया है, क्यों आया बाद में? क्योंकि ज्यादा बेंड कर देगा, लाइट को ज्यादा बेंड करेगा। छोटे रेडियस वाले लाइट को ज्यादा बेंड करते हैं, जो लाइट को ज्यादा बेंड करते हैं वो पावरफुल माने जाते हैं। तो जो चीज पावरफुल होती है उनका नाम पीछे रहता है नेमिंग में। समझ पा रहे हो उस बात को? यहां बताइएगा, अब यहां बताइएगा, यहां क्या होगा, क्या नाम होगा इसका? प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव हो गया। थर्ड एक और ले रहा हूं मैं, like this। ये समझ नहीं आएगा, रुको अभी ऐसा लेता हूं, बताओ उसका नाम। कॉनकेवो कॉनकेव कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ये हुआ, समझ में आ गई बात? ये कॉनकेव, कॉन्वेक्स क्यों? अरे ये तो सॉलिड है ना, आप इसके अंदर क्यों घुस रहे हो? अंदर मत घुसो ना इसमें। यहाँ से देखो कैसा दिख रहा है, कॉन्वेक्स है कि नहीं? यहाँ से देखो कैसा दिख रहा है, कॉनकेव है कि नहीं? अंदर क्यों घुस रहे हो उसमें, इसलिए आपको कॉनकेव लग रहा है वो। ओके, बाहर खड़े रह के देखो ना, ठीक है ना। तो ये भाई पहले नाम इसका आएगा तो कॉनकेवो, और केवो आ जाता है, केवो। ये ओ वर्ड, ओ साउंड आता है हमेशा, जो पहला नाम लिखते हैं ना उसमें साउंड आएगा पहला ओ वाला, फिर कॉन्वेक्स हो जाता है। चमक गई बात? ये तरीका है। तो मैंने आपको अच्छे एग्जांपल से समझाया कि पीछे क्यों लिया गया है वो चीज। ये चीज कोई नहीं बताएगा, न कोई किताब बताएगी, ठीक है। ये चीज मैं आपको खुद बता रहा हूँ, ऐसा इसीलिए होता है, पीछे नाम लिया गया है। और लाइट को मतलब होता है, लाइट किससे डरती है? लाइट उससे डरती है जो लाइट को ज्यादा मोड़ देता है, उससे खौफ खाती है लाइट। ओ मेरे को ज्यादा मोड़ दिया,
तो ज्यादा कौन मोड़ता है? जो कम रेडियस वाला होता है। तो इसलिए पीछे रखा जाता है। लाइट के लिए तो यही खौफ है कि उसको मोड़ दिया गया है। ठीक है, तो दिस इज द नेमिंग पार्ट। ठीक है, we have done this thing. आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रिज्म पे आते हैं। प्रिज्म, टू रिफ्रैक्टिंग non-parallel surfaces, non-parallel plane surfaces या surfaces कह लो, surfaces constitutes प्रिज्म। तो बताइए ये प्रिज्म है कि नहीं? ये तो सब दिख ही रहा है, बचपन इसी से गुजरा है, इसी को प्रिज्म कहते हैं, ये तो है ही। अब बताओ ये है कि नहीं? है सर, ये भी है, ये भी है। तोड़ देगा लाइट, है ना, ये भी तोड़ देगा। दो रिफ्रैक्टिंग आ गए ना, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस नॉन पैरेलल। भाई लाइट को थोड़ा पता है कि ये टूटा हुआ है, लाइट को लग रहा है कि ऊपर भी कुछ होगा इसके, समझ रहे हो? ये कहना चाह रहा हूं मैं, लाइट को इतने हिस्से से मतलब है, लाइट को थोड़ा पता है ऊपर से लाइट को क्या करना, ऊपर बनाए कि नहीं बनाए, ये लाइट को क्या मतलब इससे? लाइट अपना चीज देख रही है, उसको वो चीज यहाँ भी मिल रही है, वो चीज यहाँ भी मिल रही है, तो लाइट के लिए तो दोनों ही प्रिज्म हुए। ठीक है, ये प्रिज्म है, फाइन। सर एक बार ऊपर करना। इसको कहते हैं, और मैं फिर दोबारा डायग्राम बनाता हूं प्रिज्म का। ये है एंगल ऑफ प्रिज्म ए। जो ए होता है, जो एंगल ए है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया ये, और इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल। ठीक है, तो लाइट रे ऐसे गई, ऐसे निकली और ऐसे चलेगी बाहर। अब इस एंगल को क्या कहेंगे? ये एंगल आई है, ये जो एंगल होता है यहाँ पे जो निकल जाती है रे बाहर, इसको कहते हैं ई। इट इज एंगल ऑफ इमरजेंस, इज इमरजेंस एंगल, हम इमरजेंस एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2। ठीक है, अच्छा ये एंगल क्या होगा फिर इस हिसाब से? 90 माइनस R1, और ये क्या होगा? 90 माइनस R2। ठीक है, अच्छा इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC क्या कह सकते हैं हम लोग कि A प्लस ऑफ 90 माइनस R1 प्लस ऑफ 90 माइनस R2 किसके बराबर होगा? 180 के। ठीक है, तो ये 90 और 90 क्या हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे, तो कट जाएगा 180। तो कितना बच रहा है यहाँ पर?
यहाँ पे बच रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा सारा का सारा, ये कैंसिल हो गया। वी आर गेटिंग R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A। एक रिलेशन ये ध्यान रखनी है, जो रिफ्रैक्शन वाले एंगल होते हैं उनका सम कर दो, R1 प्लस R2 किसके बराबर आता है? A के बराबर आ जाता है, A के बराबर आ गया। ठीक है, तो पहली रिलेशन ये ध्यान रखनी है। डेविएशन निकालते हैं, डेविएशन इन प्रिज्म, डेविएशन इन प्रिज्म। तो डेविएशन कैसे होगा? डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2, ये होगा। डेविएशन प्रिज्म में दो जगह डेविएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दो जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, दो जगह डेविएशन आएगा। तो पहला डेविएशन कितना होगा बताइए, ये आप बता सकते हो क्या आएगा? डेल्टा 1 कितना है? डेल्टा 1 बताओ। यहाँ पे डेविएशन भूल गया क्या? रिफ्रैक्शन में डेविएशन कैसे निकालते थे? क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान लो, कितना आएगा डेविएशन? इन टर्म्स ऑफ आई एन R1 कितना आना चाहिए डेविएशन? सब गोल। आई और R1 में ये होना चाहिए। वही कहना है, वही कहना है आपको। ऐसा जा रहा है ना रे, ये R1 है, ये R2 है, ये E है, ये I है, तो कितना होगा यहाँ पे डेविएशन? ये रे इधर जाना चाहती थी ना, तो कितना आ गया डेविएशन? ये I माइनस R1। हाँ, तो हो गया I माइनस R1। क्लॉकवाइज है, हाँ क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव, ठीक है। डेविएशन 2, डेविएशन 2 सर E माइनस R2। E माइनस R2। E माइनस R2, ठीक है। वो भी इसको solve- क्लॉकवाइज। वो भी क्लॉकवाइज है, तो अभी पॉजिटिव लिखा है मैंने, ठीक है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा? I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 आ गया। यानी कि क्या लिख सकता हूं मैं? I प्लस E माइनस A लिख सकता हूं। ये हो गया, ये हो गया डेल्टा नेट, ये तो ओवरऑल हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरऑल डेविएशन? यानी फाइनल, एकदम वाली फाइनल रे और एकदम वाली इनिशियल रे के बीच का जो एंगल होगा कितना होगा? डेल्टा होगा। यानी कि कौन सी वाली रे? ये वाली रे और ये वाली रे के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? डेल्टा होगा। यही तो मतलब होता है। बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर ऐसा एक क्वेश्चन में भी था जो आपने कराया था रिफ्रैक्शन में। अच्छा, कराया था मैंने? हाँ 180 माइनस 2 थीटा करके था। वो तो रिफ्लेक्शन था, हाँ उसमें ऐसा कराया था मैंने, यस। रिफ्रैक्शन भी था सर। मतलब डेविएशन का मतलब क्या होता है? नेट डेविएशन, ओवरऑल डेविएशन का मतलब क्या है? कि शुरुआत की रे रखो और फाइनल की रे रखो, उनके बीच का जो एंगल आएगा डेल्टा आएगा। कितना भटक गई है रे फाइनल वाली अपने इनिशियल वाले रास्ते से, तो I प्लस E माइनस A हो गया। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है आपको, दिस इज इंपॉर्टेंट। मिनिमम डेविएशन केस, मिनिमम डेविएशन कब होता है?
it occurs when rays inside prism are parallel to the base. When rays inside are parallel to the base, जब बेस के पैरेलल होती हैं तो वो मिनिमम डेविएशन का केस हो रहा होता है। अब इस बात पे हम ये नहीं करते सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होने के लिए बहुत डिफरेंशिएशन करना पड़ता है इसमें 2-3 बार, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है काम, समझ तो आ जाता है लेकिन काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और लास्ट में यही बात निकल के आती है कि हाँ अगर रे जो प्रिज्म के अंदर है वो बेस के पैरेलल हो गई तब मिनिमम डेविएशन हमारा आ जाएगा, कम से कम डेविएशन होगा वो मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो हम क्या कह पाएंगे, हम ये बात कह पाएंगे कि रे ऐसे जा रही है, पैरेलल हो गई बेस के, देखो तो अगर बेस के पैरेलल हो गई है तो रे फिर फाइनली ऐसे निकल गई इस तरह से, और आइसोसलीस प्रिज्म है ये, आइसोसलीस प्रिज्म रहता है। तो इस केस में दोनों एंगल भी क्या आएंगे फिर, जब दोनों बेस के पैरेलल हैं, ये वाला जो आर आएगा और ये वाला जो आर होगा वो सेम होगा क्योंकि ये इस प्रिज्म है हमारा, ये दोनों चीजें सेम आ जाएंगी। तो R1 + R2 हम क्या कहते थे, a के बराबर कहते थे, तो ये हो जाएगा 2R बराबर a और R आ जाएगा कितना, a/2। बात समझ में आ गई। तो मिनिमम डेविएशन के केस में जो R की वैल्यू आएगी वो a/2 आएगी, ठीक है, a/2 रहेगी। और आप सोच रहे होंगे कि सर आइसोसलीस नहीं हुआ तो आपसे सवाल नहीं पूछेगा, फिर ऐसा हो आइसोसलीस ही करना पड़ेगा उसको, आइसोसलीस प्रिज्म है बाय डिफॉल्ट, यही प्रिज्म लेना है हमें, ठीक है। तो R क्या हो गया, a/2 हो गया। अच्छा, R हो गया यहाँ पे a/2। तो इस हिसाब से जब R भी सेम हो गया तो एंगल भी क्या होंगे, ये सेम नहीं हो जाएंगे, I और ये E, तो I बराबर E हो गया भाई, ये एंगल सेम है तो ये एंगल भी सेम आएंगे स्नेल्स लॉ के हिसाब से। स्नेल्स लॉ लगाओगे आप तो क्या कहोगे, 1 × sin I बराबर म्यू इंटू साइन आर, फिर यहाँ पे लगाओगे तो क्या लिखोगे, म्यू इंटू साइन आर बराबर 1 × sin E। तो E और I सेम हो जाएंगे। तो ये दो कंडीशन ध्यान रख लो आप, ये चीज भी हो जाती है जब मिनिमम डेविएशन हो रहा होता है, तो ये कहानी भी हो रही होती है साथ में, ठीक है। अच्छा, अब स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ लगाते हैं हम। स्नेल्स लॉ कहीं भी लगा लो, यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं। तो जब मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो क्या आएगा यहाँ पर भाई, 1 × स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 × sin I = म्यू इंटू साइन R, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज आ जाएगी तो म्यू आ जाएगा हमारे पास sin I / sin R, ये आ गया। अच्छा, डेविएशन का फॉर्मूला क्या रहता है, मिनिमम डेविएशन इट इज I + E - A होता है, पर ये दोनों तो सेम होते हैं, तो 2I - A हो गया मिनिमम। तो I कितना आ जाएगा यहाँ से, I देखा जाए ये आ गया I का वैल्यू, तो यहाँ पे डाल दो जरा, साइन I का वैल्यू डाल दो इसमें, तो क्या आएगा, डेल्टा मिनिमम + A/2। I वैल्यू कितना होता है, R का वैल्यू होता है यहाँ पे A/2। तो ये सब मैंने क्यों किया, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। ये सब मैंने कहानी क्यों करी,
मिनिमम डेविएशन समझ में आ गया मेरे को, हमको आ गया सबको समझ में कि इसमें आर जो रहता है सेम रहता है, इसलिए आर हो जाता है a/2 और आई और ई भी सेम होते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन से चीज आ गई। अब इससे हम फायदा क्या उठाते हैं? इससे फायदा ये उठाते हैं कि इस मेथड से आप किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का कोई तरीका तो होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करोगे टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम? तो मिनिमम डेविएशन कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली, कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली, कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली आप फाउंड कर सकते हैं इसको, बड़ी बात नहीं होती है। कैसे भाई? लाइट रे ऐसे जा रही है, फिर लास्ट में ऐसे जा रही है, तो इस वाली लाइट और इस वाली लाइट के बीच में एंगल निकालना एक्सपेरिमेंटली ये हो सकता है, ये किया जा सकता है। इसके लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये नापा जा सकता है। स्कूल में भी आप कर सकते हो चीज, जैसे लेजर लाइट भेजोगे, यहाँ से लेजर लाइट ऐसे निकल जाएगी, तो आप इनके बीच का एंगल खुद भी निकाल सकते हैं घर बैठे बैठे। तो यानी डेविएशन निकालना इज अ चाइल्ड्स प्ले, आसान काम है, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना आसान काम नहीं है। तो इसकी मदद से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? तो आप लाइट को भेजेंगे, लाइट को भेजा आपने ऐसे, और ये रूल लगा दिया फिर आपने 1 into sin i दिस थिंग, और म्यू को साइड में कर लिया, साइड में कर लिया, तो साइन आई कितना हो जाएगा? डेल्टा प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। इस मेथड से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं किसी भी मटेरियल का। तो क्या करेंगे? उस मटेरियल के लिए आप पहले क्या करो? प्रिज्म बना लो, उस मटेरियल का प्रिज्म बना लो। जैसे प्रिज्म बन जाएगा मटेरियल का, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं उस मटेरियल का बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, कैसे पता चलेगा आपको कि ये डेल्टा मिनिमम कब लिखना है? तो ये वाली रे के जैसी पैरेलल हो जाए तो मिनिमम डेविएशन आ जाएगा, आप रोक देंगे अपनी लेजर लाइट को वहीं के वहीं, आप लेजर लाइट भेजेंगे जब तक, और एंगल बदलते रहेंगे लेजर लाइट का। जैसी अंदर वाली लाइट पैरेलल हो जाए बेस के, आप रोक देंगे लेजर लाइट को, क्योंकि जैसे पैरेलल होती है मिनिमम डेविएशन आ जाता है। आ गया मिनिमम डेविएशन? ठीक है, ये सारी चीजें लिख लोगे, फिर उस वक्त होता है ये होता है, मिनिमम डेविएशन के टाइम पे ही आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, ये नापा जा सकता है, ए भी नापा जा सकता है, डेल्टा मिन जो मैक्सिमम जो रहता है मिनिमम, ये भी नापा जा सकता है, डिवाइड बाय 2 a/2। तो ये सब चीजें नापी जा सकती हैं, ये मेजरेबल क्वांटिटीज, ये मेजरेबल है। देखो ये मेजरेबल चीज है और ये मेजरेबल नहीं है, इनको आप नाप नहीं सकते हो, इनको इसको नहीं नाप सकते आप, नाप इनको सकते हैं। जो जिनको नाप सकते हैं उनकी मदद से आप वो चीज निकाल रहे हैं जिसको निकाल पाना इतना आसान काम नहीं है। यही तो हम करते हैं फिजिक्स में हमेशा, हम किसी चीज को निकालना चाहते हैं उसकी मदद से जिसको जानते हैं। तो किसको जानते हैं? डेल्टा मिनिमम को जानते हैं, ए को भी जानते हैं, इनकी हेल्प से आप वो चीज निकाल रहे हैं जो कि निकालना इतना आसान काम नहीं है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड, this formula is used to find refractive index of any material made into prism। बस उसका प्रिज्म बना लो और लगा दो फॉर्मूले को, आंसर आ जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और 11:25 रहेगा संडे का टाइम, 11:25 संडे का टाइम, एक्स्ट्रा क्लास लिख देता हूं यहाँ पे। शार्प, ठीक है, चलिए। सर हाँ जी बोलो।